अस्सलाम वालेकुम। आज एक ऐसी बात बताने जा रहा हूँ जो हर महीने हर डील पर आपकी जेब से खामोशी पैसा निकाल रही है। अगर आप फाइलर नहीं हैं, ज़रा सोचिए, आप एक प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं या फिर गाड़ी खरीद रहे हैं, बैंक आपको कोई प्रॉफिट देता है या आप बिजनेस में से कोई पेमेंट करते हैं। अगर आप फाइलर हैं तो टैक्स कम होगा, लेकिन अगर आप नॉन फाइलर हैं तो वही टैक्स डबल हो जाएगा और ये फ़र्क लाखों रुपए का है। और एक ज़रूरी बात, किसी भी फर्द की इनकम टैक्स जमा करवाने की डेडलाइन इस साल 30 सितंबर 2026 है, यानी अभी वक्त है, लेकिन ज़्यादा नहीं। तो आज दो चीज़ें, फाइलर होने के असल पैसे वाले फ़ायदे रियल नंबर्स के साथ, इसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि अपने फाइलर कैसे बनना है। चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं अलीशा और आप देख रहे हैं अलीशा रीइन्वेंट। यहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हैं, स्टॉक मार्केट, रियल एस्टेट, उसके साथ साथ वेल्थ बिल्डिंग। कोई थ्योरी नहीं, सिर्फ रियल एग्जीक्यूशन। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले फाइलर होता क्या है? लोग समझते हैं फाइलर मतलब जो टैक्स देता है, लेकिन ये पूरा सच नहीं है। टैक्स तो नॉन फाइलर भी देता है, बल्कि ज्यादा देता है, हर ट्रांजैक्शन पर कटता है। फाइलर का मतलब है वो बंदा जिसका नाम एफबीआर की एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट पर है, जिसे हम एटीएल कहते हैं। और इस पर आने की पहली और बुनियादी शर्त बहुत सिंपल है, आपको टैक्स ऑफिस के साथ रजिस्टर होना है, यानी अपना एनटीएन बनवाना है। ये पहला कदम है। इसके बाद आप अपना सालाना इनकम टैक्स रिटर्न जमा करवाते हैं। बस रिटर्न फाइल की और आप एटीएल पर आ गए। एटीएल पर आ गए तो हर ट्रांजैक्शन पर सबको फाइलर वाले कम रेट्स मिलते हैं। रजिस्टर होना और फिर रिटर्न फाइल करना, ये पूरा फॉर्मूला है। तो सीधी बात है, दो ही तरह के लोग हैं, एक फाइलर हैं जिनका नाम एटीएल पर है यानी एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट पर, और नॉन फाइलर जिनका नाम उस लिस्ट पर नहीं है। इन दोनों का फर्क मैं आपको पैसे से दिखाता हूँ, क्योंकि यही असल कहानी है। चलिए सबसे बड़े फायदे से सबसे पहले शुरू करते हैं, यानी इन्वेस्टमेंट से। अगर हम प्रॉपर्टी की बात करें तो प्रॉपर्टी में टैक्स दो जगह लगता है, खरीदते वक्त और बेचते वक्त। दोनों जगह फाइलर और नॉन फाइलर का फर्क सीधा डबल है, और ये हैं असल रेट्स। नए बजट के मुताबिक जुलाई 2026 से ऑनवर्ड्स प्रॉपर्टी खरीदने पर फाइलर को 1.25% और नॉन फाइलर को पूरा 2.5% देना है, यानी नॉन फाइलर के रेट का एग्जैक्टली डबल। और प्रॉपर्टी बेचने पर फाइलर को 2.75% और नॉन फाइलर को पूरा 5.5% देना है। यहाँ भी नॉन फाइलर का रेट डबल है। अब इसे 1 करोड़ की प्रॉपर्टी पर देखते हैं। खरीदने पर फाइलर देता है 1,25,000 और नॉन फाइलर देता है 2,50,000, यानी एक ही डील पर पूरा 1.25 लाख का फर्क। बेचने पर फाइलर देता है 2,75,000 और नॉन फाइलर देगा 5,50,000, यानी 2,75,000 का फर्क। एक प्रॉपर्टी को खरीदने और बेचने दोनों को मिला लें, 1 करोड़ की डील पर फाइलर और नॉन फाइलर का फर्क तकरीबन 4 लाख रुपए का है, सिर्फ इस एक बात पर कि आपका नाम इस लिस्ट पर है या नहीं। काम एक जैसा, प्रॉपर्टी एक जैसी, सिर्फ स्टेटस का फर्क। सो अगर आप एक सीरियस इन्वेस्टर हैं और फाइलर नहीं हैं, तो आप हर डील पर अपना मार्जिन एफबीआर को तोहफे में दे रहे हैं। लेकिन एक बात नोट कर लें कि जो भी प्रॉपर्टी की टैक्सेस के जो रेट्स हैं, ये हर साल बजट के साथ रिव्यू होते रहते हैं और बदलते रहते हैं। तो अपनी खरीदो फरोख्त से पहले आपको टैक्स की इन्फॉर्मेशन लाजमी तौर पर पता होनी चाहिए। दूसरा फायदा, जब आप गाड़ी रजिस्टर करवाते हैं, और यहाँ भी वही कहानी है, नॉन फाइलर का रेट डबल है। नई गाड़ी रजिस्टर करवाने पर फाइलर और नॉन फाइलर एडवांस टैक्स अलग है। छोटी गाड़ी 1000 सीसी तक अगर हो तो उसके ऊपर फर्क कम है, लेकिन जैसे जैसे गाड़ी बड़ी होती है फर्क बढ़ता जाता है। मिसाल के तौर पर एक 1300 से 1500 सीसी की गाड़ी पर फाइलर तकरीबन 3000 देता है और नॉन फाइलर तकरीबन 6000 देता है। 2000 सीसी से ऊपर वाली गाड़ी पर फाइलर 12000 और नॉन फाइलर पूरा 24000 देता है, यानी हर जगह नॉन फाइलर का रेट डबल है। और ये सिर्फ रजिस्ट्रेशन है, सालाना टोकन टैक्स पर भी कई जगह नॉन फाइलर को ज्यादा लगता है, यानी ये गाड़ी की जो पूरी लाइफ है उसमें हजारों का फर्क बन जाता है। तीसरा, बैंक और इन्वेस्टमेंट की रोजमर्रा की चीजें, जहां ये फर्क खामोशी से लगता रहता है। अगर आपके पैसे बैंक्स या सेविंग में उन पर प्रॉफिट आता है तो फाइलर पर तकरीबन 15% का टैक्स है और नॉन फाइलर पर तकरीबन 35% का टैक्स है, यानी 5 लाख प्रॉफिट पर नॉन फाइलर तकरीबन 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा दे देता है बिना कुछ किए। डिविडेंड की बात करें तो स्टॉक से आने वाले डिविडेंड पर फाइलर को तकरीबन 15% और नॉन फाइलर को 30% देना पड़ता है। पीएसएस इन्वेस्टर के लिए ये सीधा आधा रिटर्न कहा जाता है। प्राइस बॉन्ड को देखें तो इनाम निकले तो फाइलर पर 15% और नॉन फाइलर पर 30%। और कैश विड्रॉल की बात करें तो अगर आप एक दिन में 50,000 से ज्यादा कैश निकलवाते हैं तो नॉन फाइलर पर तकरीबन 0.8% विदहोल्डिंग करता है, जबकि फाइलर पर यह नहीं लगता। यानी नॉन फाइलर के केस में 1 लाख रुपए निकलवाने पर तकरीबन 800 रुपए लगते हैं हर बार। ये देखने में तो छोटी छोटी चीजें लगती हैं, साल भर में जमा होकर ये काफी बड़े नंबर बन जाती हैं। अब एक फायदा जो खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो बिजनेस करते हैं या उनकी कोई कंपनी है, और ये शायद सबसे बड़ा छुपा हुआ नुकसान है। जब आप बिजनेस में किसी को पेमेंट करते हैं या कोई आपको पेमेंट करता है तो उस पर विदहोल्डिंग टैक्स लगता है, और यहाँ भी नॉन फाइलर और फाइलर का फर्क सीधा डबल है। मिसाल के तौर पर अगर सर्विसेज की बात करें, अगर एक सर्विस प्रोवाइडर फाइलर है तो उस पर तकरीबन 15% विदहोल्डिंग टैक्स करता है, लेकिन अगर वही नॉन फाइलर है तो पूरा 30% विदहोल्डिंग टैक्स करता है, यानी पूरा डबल। यही कहानी गुड्स और कॉन्ट्रैक्ट्स की भी है, हर जगह नॉन फाइलर का रेट फाइलर से तकरीबन डबल है।
यानी अगर आप नॉन फाइलर होकर बिजनेस कर रहे हैं तो आपकी हर पेमेंट पर डबल टैक्स करता है तो और आपका कैश फ्लो फंस जाता है। सोचिए एक कॉन्ट्रैक्टर या सप्लायर जिसकी साल में करोड़ों का काम है, नॉन फाइलर होने की सूरत में वो डबल विथहोल्डिंग दे रहा है। तो इसीलिए अगर आप सीरियस बिजनेस करते हैं तो फाइलर होना ऑप्शन नहीं, ये बिजनेस की बुनियादी ज़रूरत है। तो मेरे ख्याल में फाइलर होना कोई ऑप्शन नहीं है बल्कि ये बिजनेस की बुनियादी ज़रूरत है। एक और फायदा जो सिर्फ टैक्स के नंबर से आगे है, पहला रिफंड। फाइलर होने की सूरत में जो एक्स्ट्रा टैक्स साल भर में आपसे एडवांस में कटता है आप उसे रिटर्न फाइल करके वापस क्लेम कर सकते हैं, जबकि नॉन फाइलर ये पैसे हमेशा के लिए खो देता है। दूसरा क्रेडिबिलिटी। बैंक्स, लोन्स और बड़े बिजनेस डील्स में फाइलर का रिकॉर्ड मांगते हैं। फाइलर होने से आपकी फाइनेंशियल साख मजबूत होती है। तीसरा वीजा और ट्रैवल। बहुत से मुल्क वीजा के लिए टैक्स रिटर्न मांगते हैं क्योंकि वो ये दिखाता है कि आपकी इनकम डॉक्यूमेंटेड है और फाइलर के पास ये प्रूफ तैयार होता है। यानी ये सिर्फ टैक्स बचाना नहीं बल्कि ये एक डॉक्यूमेंटेड सीरियस इन्वेस्टर बनने का एक दरवाजा है। अब असल प्रैक्टिकल हिस्सा कि जो फाइलर बनना है वो ज़्यादा मुश्किल नहीं है। सबसे पहले एक बुनियादी शर्त है कि आपको टैक्स ऑफिस के साथ रजिस्टर होना है, यानी एनटीएन बनवाना है, और यही फाइलर बनने की असल की है। बाकी सब चीज़ें उसके बाद आती हैं और ये तरीका पाकिस्तान में रहने वालों के लिए या ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए सेम है। स्टेप नंबर 1 पे जो एफबीआर का आईआरएस पोर्टल है उसके ऊपर जाना है irs.fbr.gov.pk। यही वो सिस्टम है जहाँ से आप रजिस्ट्रेशन भी करते हैं और रिटर्न भी फाइल करते हैं। स्टेप नंबर 2 में आपने रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है और रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे आपने 3 चीज़ें एंटर करनी है। एक अपना CNIC, दूसरा अपना मोबाइल नंबर जो आपके नाम पर रजिस्टर्ड है, और तीसरा अपना ईमेल। स्टेप नंबर 3, सिस्टम इसके बाद आपको OTP भेजता है आपके मोबाइल पर भी और आपके ईमेल पर भी। ये इसलिए होता है कि एफबीआर वेरीफाई कर सके कि वो नंबर और ईमेल वाकई मौजूद हैं और तो दोनों OTPs एंटर करें। स्टेप नंबर 4, जैसे ही ये दोनों वेरीफाई होते हैं आप एफबीआर में रजिस्टर हो जाते हैं। आपको आपके क्रेडेंशियल्स मिल जाते हैं, यानी यूजर ID, पासवर्ड और एक पिन, इन्हें महफूज रखें। स्टेप नंबर 5, इन क्रेडेंशियल से आईआरएस में लॉगिन करें और अपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें। इसमें आप अपने साल भर की इनकम लिखेंगे, चाहे वो सैलरी हो, बिजनेस हो या किराया हो या किसी इन्वेस्टमेंट के प्रॉफिट हो। साथ में अपनी वेल्थ स्टेटमेंट, यानी आपके एसेट्स और लायबिलिटीज कितने हैं। अक्सर लोग ये गलती करते हैं कि जब वो पहली दफ़ा टैक्स फाइल करते हैं तो वो ये चीज़ें कम डाल देते हैं। मेक श्योर ये आप पूरी तरह डालें। स्टेप नंबर 6 ये है, इसके बाद आपने इसको सबमिट कर देना और ये आपकी रिटर्न फाइल हो जाएगी। एफबीआर जो एक्टिव टैक्स पेयर की लिस्ट है उसको रोजाना अपग्रेड करता है तो आपका नाम उस लिस्ट पर आ जाता है। आपको अगर ये खुद करना मुश्किल लगे तो आप किसी टैक्स कंसल्टेंट को भी इंगेज कर सकते हैं, लेकिन उसमें इस बात का ख्याल रखें कि किसी नईम हकीम के पास ना जाएं बल्कि जो प्रॉपर टैक्स कंसल्टेंट्स हैं उनको इंगेज करें। अगर आपने किसी टैक्स कंसल्टेंट को इंगेज करना है तो फिर आपको ये चीज़ इंश्योर करनी चाहिए कि वो प्रॉपर टैक्स कंसल्टेंट हो और कोई नीम हकीम ना हो। यूजली नीम हकीम की निशानी होती है वो कम पैसे लेके भी आपका टैक्स रिटर्न फाइल करने पर आमादा हो जाते हैं। नॉर्मल तौर पर ये 5 से 10 हज़ार रुपये इस पर लगते हैं। मेरे नज़दीक ये काफ़ी छोटी सी कॉस्ट है क्योंकि आगे चलकर आप इससे लाखों रुपए बचा सकते हैं। अब एक ज़रूरी और ईमानदार बात, स्पेशली ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए, क्योंकि रजिस्ट्रेशन का जो तरीका मैंने अभी बताया है आपके साथ एक मसला पेश आ सकता है और उससे मैं आपको पहले आगाह करना चाहता हूँ। याद रखें कि जो रजिस्टर होने के लिए OTP आना है वो दोनों जगह आना है, आपके मोबाइल पर भी और ईमेल पर भी। ईमेल वाला पार्ट तो आपके लिए आसान है लेकिन असल मसला मोबाइल का है। बहुत से ऐसे नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानीज होते हैं जिनके पास रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर नहीं होता। बहुत से नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी रजिस्टर नहीं कर पाते क्योंकि 3 में से कोई एक चीज़ अक्सर उनके पास नहीं होती। या तो उनके पास पाकिस्तान की कोई सिम ही नहीं होती, सिम है लेकिन वो ब्लॉक हो चुकी होती है क्योंकि सालों से यूज़ ही नहीं की। सिम एक्टिव तो होती है लेकिन उस पर रोमिंग इनेबल्ड नहीं होती तो उसके ऊपर टेक्स्ट मैसेज नहीं आ सकता। और एक बात जो सबसे ज़्यादा लोगों के साथ होती है, उनका सिम उनके अपने नाम पर रजिस्टर्ड नहीं होता, किसी रिश्तेदार के नाम पर होता है, मदर के नाम पे, फादर के नाम पे। एफबीआर को वही नंबर चाहिए जो आपके अपने CNIC पर हो। ये एक ऑनगोइंग प्रॉब्लम है, इसकी वजह से बहुत से ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं जो अक्सर रिटर्न फाइल करने से रह जाते हैं। तो इसका हल क्या है? नंबर 1 कि पाकिस्तान आने पर अपने नाम की जो सिम है वो ज़रूर इशू करवा लें और उसे एक्टिव रखें। नंबर 2, अगर आप रेगुलरली बाहर रहते हैं तो फिर उस पर इंटरनेशनल रोमिंग ज़रूर इनेबल करवा लें ताकि उस पर OTP आ सके। और तीसरा, अगर आपका कोई करीबी रिश्तेदार पाकिस्तान में हो तो आप उनकी मदद से OTP उनके नंबर पर करके ये स्टेप कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन नंबर आपके अपने नाम पर हो तो बेहतर है। मैं ये इसलिए खुलकर बता रहा हूँ क्योंकि ये सच है और कोई इस पर ज़्यादा बात नहीं कर रहा। अगर आप ओवरसीज़ हैं और ये मसला आ रहा है तो कमेंट में ज़रूर लिखें, अपना मसला ज़रूर शेयर करें और हो सकता है कि हम में से ही कोई जो हमारे यूज़र्स हैं या हमारी जो कम्युनिटी है उसमें से आपको कोई अच्छी गाइडेंस दे सके। अब टाइमिंग की बात करते हैं क्योंकि यही इस वीडियो का असल पॉइंट है कि मैं इस वक्त क्यों ये वीडियो बना रहा हूँ। अच्छी खबर यह है कि टैक्स ईयर 2026 की जो टैक्स रिटर्न है अब वो 1 जुलाई से ओपन हो चुकी है, यानी पोर्टल खुल चुका है। इसी वक्त जाकर रजिस्टर कर सकते हैं और अपनी टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। इंतज़ार की कोई वजह नहीं है। इंडिविजुअल के लिए इस रिटर्न की जो डेडलाइन है वो 30 सितंबर 2026 है। इससे पहले फाइल कर दिया तो आप ATL पर एक्टिव फाइलर के तौर पर आ जाएंगे। अगर आप डेडलाइन मिस कर देते हैं तो आप 1 साल के लिए ATL से बाहर हो सकते हैं।
अगर आप इस डेडलाइन के बाद करते हैं, और कई दफ़ा होता है कि डेडलाइन थोड़ी सी एक्सटेंड हो जाती है, इस लास्ट 2 ईयर्स में डेडलाइन थोड़ी सी एक्सटेंड कर दी गई थी, डेडलाइन के बाद फाइलर बनते हैं तो फिर उसके ऊपर आपको 25,000 रुपीज़ की पेनल्टी देनी पड़ेगी। अब एक आम सवाल है, मेरी तो इतनी इनकम नहीं है, क्या मुझे भी फाइलर बनना चाहिए? देखिए, अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं या बेचते हैं, गाड़ी रखते हैं, स्टॉक्स या पीएसएस में इन्वेस्ट करते हैं, या बैंक में आपकी अच्छी खासी रकम पड़ी है, तो फाइलर होने का फ़ायदा आपकी इनकम से कहीं ज़्यादा है। फ़र्क ट्रांजैक्शन पर है, इनकम पर नहीं। और अगर आप एक सीरियस इन्वेस्टर बनना चाहते हैं, जो इस चैनल का पूरा मकसद है, तो फाइलर स्टेटस बुनियादी चीज़ है। ये पहला कदम है, इसके बिना आप हर डील पर नुकसान उठाते रहेंगे। सो मेरी राय साफ है, अगर आप वेल्थ बिल्डिंग करना चाहते हैं तो फाइलर बनना ऑप्शन नहीं, ज़रूरी है। अब 2 इंपॉर्टेंट बातें हैं। नंबर 1, फाइलर होने का मतलब है आपकी इनकम अब डॉक्यूमेंटेड है। एफपीआर के पास आपको रिकॉर्ड आ जाता है। आपको हर साल रिटर्न फाइल करना होता है। कुछ लोग ये नहीं चाहते, ये आपका अपना फैसला है, लेकिन सच ये है कि एक सीरियस इन्वेस्टर के लिए डॉक्यूमेंटेड होने का फ़ायदा है, नुकसान नहीं है। ये सारे रेट्स बजट के साथ तब्दील होते रहते हैं। जो नंबर्स मैंने आज कहे हैं, वो आगे जाके तब्दील हो सकते हैं। किसी भी डील से पहले अपने किसी टैक्स कंसल्टेंट से मशवरा कर लें और जो लेटेस्ट रेट्स हैं वो ज़रूर कंफर्म कर लें। सो ये वीडियो आपकी गाइडेंस के लिए बनाई गई है और ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, इट इज़ नॉट फाइनेंशियल एडवाइस। अगर ये वीडियो वैल्यूएबल लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। हम अपने जो 25,000 सब्सक्राइबर्स का गोल है उसके काफ़ी करीब पहुंच चुके हैं। अगर आपको मजीद इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट में हमें ज़रूर से आगाह करें, और इसके साथ साथ अगर आपके पास कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो मैंने मिस कर दी है तो वो ज़रूर कमेंट्स में लिखें ताकि सबका फ़ायदा हो सके। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको FBR के जो आईरिस पोर्टल है उसका लिंक भी शेयर कर रहा हूँ, और स्पेशली ओवरसीज़ पाकिस्तानी जिनको सिम या OTP वाला मसला आ रहा है तो कमेंट में ज़रूर बताएं ताकि हम उनको थोड़ी सी गाइडेंस दे सकें। अब आखिर में एक सवाल आप लोगों से, क्या आप फाइलर हैं या अभी तक नॉन फाइलर हैं, और उसके पीछे क्या रीज़न है? कमेंट में ज़रूर बताएं। मैंने जो आज इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर की है ये एजुकेशनल पर्पस के लिए है, ये कोई टैक्स, लीगल या इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। टैक्स रेट्स और रूल्स चेंज होते रहते हैं हर बजट में भी और केस टू केस। अगर अभी तक आपने हमारी इन्वेस्ट पाक वाली वीडियो को नहीं देखा तो उसका लिंक एंड पे दे रहा हूँ, उसको आप ज़रूर देख लें। ये बेसिकली स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से एक नया इनिशिएटिव है और ये काफ़ी पॉजिटिव इनिशिएटिव, और इसके ऊपर जो मैंने वीडियो बनाई है उसकी अच्छी इंगेजमेंट आ रही है। उसके ऊपर आप लोग उसे आपने काफ़ी पसंद किया, उस पर काफ़ी कमेंट्स भी आते रहे हैं, उसको ज़रूर चेकआउट कर लें। आपको बताता चलूँ कि हमने रिसेंटली मार्केट के जो डिफरेंट सेक्टर्स हैं उनको एनालाइज करने का सिलसिला भी स्टार्ट किया है, एक नई सीरीज स्टार्ट की है, और उसको आप वीडियो के एंड पे मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। अभी तक हमने उसमें सीमेंट सेक्टर को, बैंकिंग को और ऑटो सेक्टर को कवर किया है। तो कमेंट में आप भी हमें बता सकते हैं कि हमें नेक्स्ट कौन सा सेक्टर कवर करना चाहिए। अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं लेकिन आप नए हैं और बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, तो एंड में मैं एक ऐसी वीडियो का लिंक भी दे रहा हूँ जो आपको ये बताएगी कि आपने PSX में अकाउंट ओपन कैसे करना है, तो उसको भी आप देख सकते हैं। ये वीडियो रिकॉर्ड की गई लेजेंड 46 में, जो तख्लीक डेवलपर्स की एक तख्लीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।